हेलो हेलो बच्चों। आवाज आ रही है आप सभी को? सेटल हो जाइए फटाफट। बैठ जाइए सारे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया एकदम बेटा। आप कैसे हैं? सर मैं और फाइन दे रही हूँ। ओके। बारिश। राम राम बच्चे। गुड मॉर्निंग। बारिश हो रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। चलिए बढ़िया है यार, थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रोटी जो है सर लगातार बढ़ रही है यहाँ पर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। बढ़िया, अच्छा है यार। नमस्कार जी सर। नमस्कार बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। बढ़िया यार, बारिश हो जाए थोड़ा सा अच्छा है, माहौल ठंडा हो जाएगा। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, नीट की अपडेट तुम लोग को तो आ ही गई होगी। री नीट होगा 1563 बच्चों का। देखा तुम लोगों ने न्यूज? जानते ही हो। 1500 का ही होगा सर। हाँ हाँ, 1500 का। तो तुम लोग की रैंक में थोड़ा बहुत जो दिए होंगे, थोड़ा बहुत कुछ फर्क देखने को मिलेगा। सर वो तो हो गया। उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन लोग अभी भी नाराज हैं कि बहुत सारी अभी भी गड़बड़ है, तो उसके लिए देखिए क्या होगा। चलिए आ जाते हैं बच्चों डिस्कशन पे। तो कल की क्लास का जो लास्ट टॉपिक था बच्चों, वो रेन मैन प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग, है ना? तो वहीं से अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, है ना? थोड़ा बहुत डिस्कशन बाकी, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हाँ, तो कल बच्चों मैंने आपके साथ दो केसेस डिस्कशन किए थे रेन मैन प्रॉब्लम के। वो दोनों केसेस वापस से मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं। ठीक, कौन सा पहला केस क्या था बच्चों? जैसे मान लीजिए कि रोड है, और रोड पे ये इंसान कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, अम्ब्रेला लेके, है ना, और रेन ऐसे वर्टिकली गिर रही है, ठीक है। अगर ये इंसान बच्चों दौड़ना शुरू कर दे, ठीक है, अगर ये इंसान इस तरह से दौड़ना शुरू कर दे विद ए स्पीड लेट्स से v, तो बताइए बच्चों, उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में टिल्ट करना पड़ेगा? फॉरवर्ड टिल्ट करना पड़ेगा या बैकवर्ड टिल्ट करना पड़ेगा? अगर इस डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा होगा बच्चों, उसी डायरेक्शन में टिल्ट करना पड़ेगा। बोलिए सही है ना? और जो जिस एंगल पे टिल्ट करेगा बेटा, वो tan थीटा जो है क्या Vm/Vr हो जाएगा? ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में बात करी थी, और ये भी बात किया था कि अगर हम लोग ये निकालने चले जाएं कि वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अगर इसकी बात करें तो बच्चों ये अंडर रूट हो जाएगा Vm² प्लस Vr²। बोलो क्लियर है बेटा? ये हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। ये पहला केस था कि रेन वर्टिकली गिर रही है और जो पर्सन है वो दौड़ना शुरू कर दे राइट या लेफ्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, और किस एंगल पे उसको अम्ब्रेला करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, ये जो एंगल आता है थीटा, ये देखो जरा मैं सही लिख रहा हूं क्या? जो थीटा है वो हॉरिजॉन्टल से है, सही है ना बच्चों? ये थीटा इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, सही है गलत है? गलत है। कहां से होगा बेटा ये? वर्टिकल से, ये याद रखिएगा। अगर हॉरिजॉन्टल में दे दिया है तो फिर क्या करेंगे, 90 में से 90 माइनस थीटा करके इस फॉर्मूला में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक और केस आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं मैं। इसका शायद कुछ हिस्सा मैंने आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि रेन पहले तो वर्टिकल नहीं गिर रही है, मतलब पर्सन को अम्ब्रेला ऐसा होल्ड करके रखना पड़ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंगल पे नहीं गिर रही है, मतलब वर्टिकल नहीं गिर रही है, एक एंगल पे गिर रही है, ठीक है। तो फिर मैंने आपसे बच्चों पूछा था कि दो ऑप्शन है बेटा, पर्सन के पास दो ऑप्शन है, वो इधर दौड़ सकता है या बैकवर्ड दौड़ सकता है। कंडीशन ये है बच्चों की रेन वर्टिकली डाउनवर्ड दिखनी चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है, लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए पर्सन को या राइट की तरफ जाना चाहिए? लेफ्ट की तरफ जाएगा तो रेन के वर्टिकल होने के चांसेस हैं। अगर बच्चों राइट की तरफ जाएगा तो ये जो पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन का जो एंगल है थीटा, क्या बच्चों वो और बढ़ जाएगा? याद आ रहा है ना? तो थीटा और बढ़ जाएगा, तो राइट की तरफ नहीं जा सकता, उसको लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, तो रेन के वर्टिकल होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मान लेते बच्चों की
वेलोसिटी, क्योंकि हमें चाहिए कि पर्सन को हम लेफ्ट की तरफ दौड़ाएं और कुछ इस तरह से दौड़ाएं कि उसको रेन वर्टिकल आती दिखे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये बच्चों वर्टिकल होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इट शुड बी वर्टिकल। तो बच्चों ये आएगा कैसे? ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन तो आपका ऐसे है ना। अब इसके आप दो कंपोनेंट कर लो बेटा। वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट करेंगे तो एक तो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, है ना। तो मान लीजिए बच्चों मैं एंगल थीटा मान रहा हूं, तो ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा वी आर साइन थीटा, और जो नीचे की तरफ वाला कंपोनेंट है वो कहलाएगा वी आर कॉस थीटा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ दिया जाए। तो बेटा अगर लेफ्ट की तरफ जाएगा तभी वर्टिकल होना पॉसिबल है, मतलब जिधर से रेन गिर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा तब वर्टिकल हो सकता है। तो माइनस ऑफ वीएम करके जोड़ोगे, माइनस ऑफ वीएम करोगे तो बेटा ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ वीएम। अगर आप चाहते हो कि रेन वर्टिकल के लिए तो क्या बेटा ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, बोलिए। तो जो मैन को दौड़ना पड़ेगा किस स्पीड से दौड़ना पड़ेगा बेटा, वो वी आर साइन थीटा से दौड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? अगर मैन इस स्पीड से दौड़ना शुरू कर देगा तो फिर जो रेन की वेलोसिटी है या जो रेन है वो मैन को वर्टिकली डाउनवर्ड दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आपस में बैलेंस कर लेंगे और फिर वी आर कॉस थीटा बचेगा। बोलिए बेटा सही है? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब बच्चों वेलोसिटी जो रेन की दिखेगी मैन के रेस्पेक्ट में, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, केवल यही बचेगा, वो हो जाएगी बच्चों वी आर कॉस थीटा। ठीक है, ये बच्चों ये वाला डिस्कशन कल की क्लास में हुआ था, ये नहीं हुआ था ये वाला? ठीक, तो ये बच्चों हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। अगर इनमें से कोई चीज रह गई हो तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए। पहला वाला जो केस है उस पर मैंने सवाल तो कुछ करा दिए थे, इस वाले केस पे कोई सवाल नहीं हुआ है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, किसी का रह गया हो फिर मैं एक सवाल कराता हूं आपको सेकंड वाले केस में। बच्चों हो जाए तो बता दीजिएगा। बलिया पाठशाला बच्चों आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, सही हो गया अब? बलिया पाठशाला किसी के पास माइक हो बताना चाहे कुछ? अभी नहीं सही हुआ? अरे यार, तो मतलब पूरे पूरे सिटी का प्रॉब्लम है या केवल मतलब जिस एरिया में हमारा सेंटर है वहां प्रॉब्लम है? बस यही का है सर। मतलब जिस एरिया में सेंटर है उसी का प्रॉब्लम है? हाँ, हम लोग घर वाले सही घर में सही आता है। तो उस दिन के बाद से आप लोगों का क्लास व्लास तो मिस नहीं हुआ ना बलिया पाठशाला, या हो गया है बीच में मिस एक बार और? चलिए, तो बच्चों इस पे मैं एक सवाल ले लेता हूं आपको, देखिए। बच्चों सवाल में बोला गया है, कल का ही डिस्कशन है बेटा, कुछ भी नया आज मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, कल का बस मैंने रिवाइज करा दिया क्योंकि मुझे दूसरे वाले केस पे सवाल लेने हैं।
देखिए बेटा, बढ़िया सवाल, कोशिश करिएगा कि सारे बच्चे अटेम्प्ट करिए। सवाल में दिया हुआ है कि एक पर्सन जब रेस्ट पे है, ठीक है, एक पर्सन जब रेस्ट पे है तो वो ऑब्जर्व करता है कि रेन उस पर्सन पे गिर रही है एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। सवाल में बच्चों आपसे पूछ दिया गया है पर्सन को किस स्पीड से दौड़ना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होनी चाहिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए, सच दैट रेन अपीयर्स वर्टिकल टू हिम, सच दैट रेन अपीयर्स वर्टिकल टू हिम। दूसरा पार्ट, फाइंड स्पीड ऑफ रेन as seen by man। पहले का 8 है, ठीक है, दूसरे का 15, नहीं सर 6 6, ओके। ओके, सारे बच्चे कर लीजिए, मैं थोड़ी देर और वेट करता हूँ फिर डिस्कशन करेंगे। दूसरे का 6 ठीक, चलिए, ठीक बेटा, इसमें पूछा गया है कि पर्सन किस डायरेक्शन में जाना शुरू करे कि उसको रेन वर्टिकल दिखे। तो बच्चों डायरेक्शन तो ये होगी, लेफ्टवर्ड जाना पड़ेगा पर्सन को, तभी उसको रेन जो है वर्टिकल दिख सकती है। तो मान लेते हैं कि वीएम बैकवर्ड्स है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बच्चों आप कंपोनेंट्स लिखोगे रेन की वेलोसिटी का, तो देखिए रेन की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से दिखेगी आपको बच्चों, डाउनवर्ड हो जाएगा 10 cos 53, 10 cos 53 का मतलब 6 हो जाएगा, और 10 sin 53 मतलब 8 हो जाएगा बैकवर्ड्स, ठीक है। अब मैन को किस स्पीड से फेंके भेजे कि रेन वर्टिकल दिखे बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो 8 के बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, केवल 6 बचेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इट शुड बी 8 मीटर पर सेकेंड। और पूछा गया स्पीड, तो बेटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वेलोसिटी वेक्टर डाउनवर्ड ही बचेगा, है ना। तो यही स्पीड होगी जो मैन को लगेगी कि इसी स्पीड से रेन नीचे आ रही है, तो 6 मीटर पर सेकेंड बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। कितने बच्चों के दोनों हिस्से सही थे बच्चों, दोनों पार्ट सही थे, हाथ उठा दो। हाँ, तो देखिए जब बेटा ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, कुछ बचा नहीं, नीचे की तरफ कितना बच रहा है, केवल 6 माइनस जे कैप, है ना। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, क्या बेटा, ये वाले इसका बोल रहे क्या आप, ये वाला फॉर्मूला, नहीं ये नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसमें रेन वर्टिकल गिर रही थी और फिर पर्सन मूव कर रहा था कि रेन एक एंगल पे गिरे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, यहां पे सिचुएशन ऐसी है कि रेन एक एंगल पे गिर रही है जब पर्सन रेस्ट पे है, फिर वो भागना शुरू करता है और वो इस तरह से भागता है कि उसको रेन वर्टिकल गिरना, वर्टिकल दिखना शुरू हो जाए, तो फिर ये लगा देंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। दो ही बच्चों कैटेगरी के सवाल बचेंगे रेन मैन प्रॉब्लम में, और कुछ आपको एक्स्ट्रा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों देखो, रिवर मैन और रेन मैन ये दो मेजर हैं,
उसके अलावा कभी कभार आपसे स्मोक के प्रॉब्लम पूछ लिए जाते हैं, फ्लैग विंड के प्रॉब्लम बन जाते हैं, स्मोक और इंजन के प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा उनका भी आइडिया आपको दे देता हूं कि क्या होते हैं, और दोनों का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में देखोगे तो बच्चों एग्जैक्टली सेम है। जैसे जो फ्लैग विंड का है ना, फ्लैग और विंड का जो सिचुएशन होगा वही स्मोक और इंजन का सिचुएशन होगा, है ना। फ्लैग विंड का क्या मतलब होता है बच्चों, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, या आप कोई झंडा लेके दौड़ रहे हो तेजी से, है ना, और मैं आपसे कह दूं कि विंड जो है, आप मान लो स्ट्रेट जा रहे हो, ठीक है, और विंड इधर से ब्लो करती हुई जा रही, मतलब विंड के ब्लो होने का डायरेक्शन, विंड के फ्लो होने का डायरेक्शन ऐसा है, और आपके हाथ में झंडा है और आप इधर लेके झंडा दौड़ रहे हो, सीधा दौड़ रहे हो, आप सीधा दौड़ रहे हो और विंड ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ फ्लो कर रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ झंडा किस डायरेक्शन में रहेगा, है ना, आप लेके दौड़ रहे हो झंडा, विंड इधर दौड़ रही, विंड इधर चल रही है, आप सीधा दौड़ रहे हो, तो झंडा किस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें ध्यान रखना है कि झंडे का जो डायरेक्शन होगा, झंडे का जो डायरेक्शन होगा वो वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में विंड होगी विद रेस्पेक्ट टू मैन या विद रेस्पेक्ट टू झंडा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं बच्चों। मान लीजिए हवा नहीं चल रही है, कुछ भी हवा नहीं है, बिल्कुल शांत है, और आप झंडा होल्ड करके रखते हो, तो उसका जो वो झंडा है उसको फहराएगा नहीं, वो एकदम ऐसा आइडियल पड़ा रहेगा, है ना। लेकिन अगर आप उसी झंडे को, हवा नहीं चल रही, आप लेके दौड़ना शुरू कर दो और आप आगे की तरफ जा रहे हो, तो मुझे बताओ बच्चों झंडा किस डायरेक्शन में लहराएगा? क्या वो जिस डायरेक्शन में आप दौड़ रहे हो उसी डायरेक्शन में लहराएगा या उसके ऑपोजिट? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। वजह क्या है, क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में झंडा लहरा रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में झंडे होने का केवल रीजन इतना है कि जब आप दौड़ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि विंड पीछे की तरफ जा रही है, बोलिए, तो आपके रेस्पेक्ट में विंड चूंकि पीछे जा रही है इसलिए उसी डायरेक्शन में झंडा जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कभी आपके पास फ्लैग विंड प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, तो आपको निकालना बस इतना है कि विद रेस्पेक्ट टू फ्लैग या विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जिसमें फ्लैग लगा हुआ, जैसे मैं फ्लैग को हाथ में लेके दौड़ रहा हूं, तो मेरा हाथ प्लेटफॉर्म हो गया, उसमें अटैच्ड है झंडा, तो वो जो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में जो विंड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में झंडा लहराएगा, ठीक है। तो ये नोट बना के कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, साइड हेडिंग डाल लीजिए बच्चों फ्लैग विंड प्रॉब्लम, और ये मैं लिखवाता हूं, उसके बाद एक सवाल करेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। लिखिए, सॉरी, फ्लैग विंड में लिखिए बेटा, नोट बना के, जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में विंड होगी, जिस डायरेक्शन में विंड होगी जिस डायरेक्शन में विंड होगी विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, जिस डायरेक्शन में विंड होगी विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, उसी डायरेक्शन में झंडा लहराएगा, उसी डायरेक्शन में झंडा लहराएगा। ठीक है, अब बच्चों मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आपको दिमाग लगाना है और बताना है कि झंडा किस डायरेक्शन में लहराएगा। सवाल ये है
मैं बोलता जा रहा हूं, लिखता भी जा रहा हूं, आप चाहो तो लिखते रहो। क्वेश्चन ये है बच्चों, विंड इज फ्लोइंग, wind is flowing at 10 meter per second in the direction in the direction 30 degree east of north if a man holding flag runs with 10 meter per second towards north, find direction of fluttering of flag. आपको बताना है बच्चों कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, और जो भी आपका थीटा की वैल्यू आएगी आपको बताना है कि आपने थीटा कहां से निकाला है। आप लोग 2 मिनट अटेम्प्ट करिए, नहीं होगा सवाल तो फिर मैं समझाऊंगा आपको। बच्चों आया किसी का? क्या बेटा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ, ये गिवन है हमें, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में विंड जा रही है। ठीक है, चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सबने एटलीस्ट एक बार, ठीक, सबने एक बार एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा, और कोई बात, अच्छा अच्छा, तो देखते बच्चों कैसे सॉल्व करना था, क्या तरीका है इसका। 2 मिनट थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान से सुनिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों एक चीज बताइए कि झंडे का, अच्छा अच्छा, बच्चों बस मुझे कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि जैसे मुझे देखना है कि झंडा किस डायरेक्शन में जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए।
वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, इसमें वेलोसिटी ऑफ जो विंड है वो कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड है और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। तो पहले डायरेक्शन बनाना सीख लीजिए। इस सवाल का एक पर्पज और था बच्चों कि आप लोगों को मैं कभी कभी वेक्टर ऐसे दे देगा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब होता है। देखिए बच्चों, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है। आप जब भी कभी ऐसे वेक्टर दिया हो कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, कुछ भी ऐसा हो, तो जो ऑफ के बाद लिखा हो ना उस पर पहले आप ध्यान दिया करिए। जैसे यहां ऑफ के बाद नॉर्थ लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉर्थ से, ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से। नॉर्थ से बच्चों अब दो डायरेक्शन है, या तो आप ईस्ट की तरफ झुक सकते हो या वेस्ट की तरफ झुक सकते हो, और कोई तीसरा तरीका तो है नहीं। तो या तो ईस्ट झुकोगे या वेस्ट झुकोगे। सवाल में बोला गया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो बताइए बच्चों किसकी तरफ झुकना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ? ईस्ट की तरफ। और कितना झुकना पड़ेगा ईस्ट की तरफ? 30 डिग्री। अब बच्चों कभी इस टाइप के डायरेक्शन आएंगे तो आप पता चल जाएगा ना आपको। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ कुछ भी लिखा हो, है ना। मान लीजिए मैं एक समझाने के लिए आपको दे दूं कि 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो बताइए आपको सबसे पहले आपकी नजर किस पे जाएगी बेटा? साउथ पे। साउथ ये हो गया। अब दो ही डायरेक्शन है, या तो ईस्ट की तरफ झुकोगे या वेस्ट की तरफ। अब सवाल में किसकी तरफ झुकना है बताइए? वेस्ट की तरफ। और कितना झुकना है बेटा? 45 डिग्री। ठीक है, खैर। तो बच्चों ये विंड की डायरेक्शन ये है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड। उसके बाद सवाल में एक और बोला गया है कि इफ अ मैन होल्डिंग फ्लैग रन्स विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, जो मैन है बेटा वो 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो पूछा गया है फाइंड इन विच डायरेक्शन फ्लैग विल फ्लटर, है ना, किस डायरेक्शन में फ्लैग लहराएगा। कोई बात नहीं। तो जब भी बच्चों ऐसा सवाल आए आपको करना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है किसकी? विंड की, विद रेस्पेक्ट टू मैन। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है। ये जो वेलोसिटी आएगी ना, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन, बेटा इसी डायरेक्शन में आपका फ्लैग भी जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? अगर सोचो आप विंड नहीं फ्लो कर रही है, आप खड़े और विंड नहीं फ्लो कर रही है, तो क्या फ्लैग फ्लटर करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। अब आप फ्लैग ऐसा होल्ड कर रहे हो और विंड इधर से आ रही है, ईस्ट से आ रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है। अब बताओ फ्लैग किधर फ्लटर करेगा, वेस्ट की तरफ या ईस्ट? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में विंड जाएगी बेटा, क्या उसी डायरेक्शन में फ्लैग जाएगा? बोलिए। अभी तक तो मैं स्टेशनरी था तो बिल्कुल क्लियर सिचुएशन थी, कुछ नहीं। अब मान लीजिए मैं दौड़ने लगूं, जब मैं दौड़ना शुरू कर दूंगा तो मेरे रेस्पेक्ट में विंड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो फिर जब जो प्लेटफॉर्म है जो होल्ड करके रख रहा है फ्लैग को, जब वो दौड़ना शुरू कर दे तो आपको वेलोसिटी ऑफ विंड निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू मैन या विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जिसमें फ्लैग लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो अब यहां पे देखिए वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ विंड को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं बच्चों, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। जैसे इसका मैग्नीट्यूड तो 10 है, ये वाला कंपोनेंट बच्चों मुझे दिख रहा है 5 होगा, 10 sin 30, और ये वाला कंपोनेंट 5√3 होगा। सही है ना? Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ विंड देखिए मैं लिख देता हूं 5i प्लस 5√3j, और बेटा माइनस करना पड़ेगा मुझे, वेलोसिटी ऑफ मैन 10j है। सही है ना? दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन। अब ये जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं हो पाएगा बच्चों, वैल्यूज कुछ इस तरह से आई हैं 5i, और ये बन जाएगा, अगर j कैप मैं कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा आपका बच्चों 5√3 माइनस 10, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो अगर मुझे ये बताना हो कि किस एंगल पे फ्लैग फ्लटर करेगा, तो बच्चों वो जो एंगल आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय x कंपोनेंट, क्योंकि ये जो है बच्चों आपको डायरेक्शन बताएगा कि विंड किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा y कंपोनेंट है इसका 5√3 माइनस 10, और i कंपोनेंट है 5। तो बच्चों ये डायरेक्शन होगा, थीटा बराबर tan इनवर्स, इस डायरेक्शन में विंड जाएगी, इस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा। तो मैं अगर आपको इसको दिखाना चाहूं तो थोड़ा सा और मैं बच्चों आपको जस्ट विजुलाइज करने के लिए कि देखिए 5 i कैप है
और जे कैप का जो वैल्यू आएगा देखिए थोड़ा सा 5√3, तो रूट 3 को बच्चों मैं 1.7 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 8.5 माइनस 10, तो बच्चों ये बन जाएगा 5i प्लस जे कॉम्पोनेंट जो होगा वो 8.5 माइनस 10, तो माइनस 1.5 बन जाएगा। सही है, तो 5i माइनस 1.5 जे, तो बच्चों देखिए i इधर हो जाता है, प्लस i इधर है, तो प्लस i मतलब 5i इधर है और माइनस 1.5 जे इधर है। ठीक है, माइनस 1.5 जे मतलब माइनस 1.5 इधर है, तो जो फ्लैग बच्चों जिस डायरेक्शन में जाएगा वो फ्लैग का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं पे होगा। एग्जैक्टली बाइसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट बराबर नहीं है, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ झुका हुआ किसी इस डायरेक्शन में फ्लैग जाएगा। थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है बेटा कैसे करना है, बोलिए। अब इस, हाँ बोलिए। तो इसमें 2a cos theta by 2 लगा सकते 2a cos थीटा बाई 2 क्यों लगाएंगे आप? अच्छा वो क्योंकि वो पता है हमें, दोनों की कंपोनेंट्स बराबर हैं और दोनों के बीच का एंगल पता है, इसलिए बोल रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। एग्जैक्टली वो हमारा कोई मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि हमें VW माइनस VM बराबर VWM, अगर हमसे पूछ देता कि बताओ किस स्पीड से विंड आती हुई लगेगी मैन को, तो फिर आप लगा सकते थे 2a cos थीटा वाला फॉर्मूला जो भी आप बता रहे हैं। लेकिन यहां पे हमें डायरेक्शन पूछा गया कि बताइए फ्लैग किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो उससे डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लैग बताना है। ठीक है, अब दूसरा बच्चों स्मोक विंड, तो स्मोक का भी सिचुएशन ऐसे ही है कि आपको सवाल में दे देगा कि एक ट्रेन है, ट्रेन के इंजन से स्मोक निकल रहा है, ट्रेन किसी डायरेक्शन में जा रही है, विंड किसी डायरेक्शन में जा रही है, बताओ स्मोक किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों सुन लीजिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ट्रेन स्टेशनरी है, ट्रेन खड़ी है और हवा भी नहीं चल रही है, तो बताइए बच्चों स्मोक किस डायरेक्शन में जाएगा? सीधा सीधा ऊपर जाएगा। ठीक है, हवा अभी नहीं चल रही है लेकिन ट्रेन चलना शुरू कर देती है, ट्रेन आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है, तो बताइए स्मोक किधर जाएगा? जो निकल पीछे की तरफ है, बैकवर्ड जाएगा। अब ट्रेन भी चल रही है, तो ट्रेन चल रही है तो स्मोक पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो विंड है वो पीछे जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका भी कॉन्सेप्ट वही है कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो विंड की डायरेक्शन होगी वही स्मोक की डायरेक्शन होगी। बोलिए क्लियर है? एग्जैक्टली सेम सवाल है, बस इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि बोल देगा कि झंडे की जगह स्मोक है, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन रहेगी। तो बच्चों मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको और फिर से आपको अटेम्प्ट करना है। बोलिए ठीक है? हाँ करिए करिए, बोलिए। वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा रख लें, सही है, बिल्कुल सही है, वही चीज है। बोलिए। तो ये VW ये रख देंगे, ये पूरी वैल्यू VW हो गई और ये माइनस फॉर्मूले से आ गया। और हाँ तो नॉर्थ का मतलब जे कैप ही तो होगा, तो 10 जे कैप ही तो लिखा है। हाँ हाँ सर हम ये कर सकते हैं जैसे कि 10 मीटर नॉर्थ से रखा है माइनस डायरेक्शन हम साउथ में ले लें, और हाँ। उसके बाद क्योंकि ये जो नॉर्थ वेस्ट में भी 10 है और नीचे भी 10 है तो इससे तो एंगल बदल जाएगा। कर सकते हैं, डायरेक्शन में तो 15 साउथ ईस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इसको 10 को नीचे ले आइए तो -10 हो गया, फिर ये 10 है ये 10 है, तो इनका रिजल्टेंट इनको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये 30 है तो ये बचेगा आपका 150, है ना, मतलब 150 बचेगा। तो दोनों से मतलब दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 10 है और ये भी 10 है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? 150 बन जाएगा ना, क्योंकि आप इसको उल्टा करोगे, ये 30 डिग्री है तो
ये 150 बचेगा, 150 का उल्टा मतलब आधा करोगे तो कितना बनेगा, 75 डिग्री बनेगा, यहां से 75 डिग्री, ठीक है। और ये 30 है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा 60 बन जाएगा, है ना, तो ये वाला 15 बन जाएगा। हाँ, तो 15 डिग्री एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, बिल्कुल सही बात है। ठीक, बच्चों एक और सवाल देता हूं मैं आपको, इस बार झंडे की जगह स्मोक रहेगी सिचुएशन, बाकी आपको सॉल्व बेटा ऐसे ही करना है। देखिए जरा, सवाल मैं लिखते भी जा रहा हूं बच्चों, बोलते भी जा रहा हूं, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप जब मैं लिख दूं तो तभी सॉल्व कर लेना। ट्रेन मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन with 8 meter per second if wind goes towards south at 6 meter per second, find direction of smoke किस डायरेक्शन में स्मोक जाएगा ये बताना है आपको। डायरेक्शन साउथ वेस्ट का मतलब बेटा आप पता है साउथ वेस्ट कब बोलते हैं, जब साउथ और वेस्ट को बाइसेक्ट करता हो, तो बाइसेक्ट तो मेरे हिसाब से नहीं करेगा। साउथ ईस्ट, ओके बच्चों, साउथ ईस्ट बोलते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि साउथ ईस्ट का मतलब हो गया जो साउथ और ईस्ट को बाइसेक्ट कर दे, मतलब साउथ से भी 45 डिग्री, ईस्ट से भी 45 डिग्री। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, चलिए साउथ ईस्ट। लेकिन बेटा आप साउथ ऑफ ईस्ट आप सारे बोल रहे हैं, पर वो 45 डिग्री एंगल आएगा नहीं एक्चुअली। 37 डिग्री फ्रॉम व्हाट, मतलब चलिए मैं इसको थोड़ा सा ना लिखना भी सिखाता हूं फिर से आपको। देखिए बच्चों, इस सवाल में आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो बच्चों ये करने के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ विंड में से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ विंड अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ विंड साउथ की तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड साउथ की तरफ है बच्चों, तो मैं लिख दूंगा 6, अच्छा हाँ, ओके 6 माइनस जे कैप बेटा, क्योंकि साउथ की तरफ विंड जा रही है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन करेंगे, तो ट्रेन ईस्ट की तरफ जा रही है 8 मीटर पर सेकंड से, तो 8 आई कैप लिख देंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बच्चों ये आ जाएगा -6 जे कैप, ठीक है, या -8 आई कैप, और बच्चों -6 जे कैप, -8 आई कैप -6 जे कैप, तो जरा देख लीजिए ध्यान से, -8 आई कैप इधर हो जाएगा और -6 जे कैप इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इधर और 6 इधर, जो बेटा नेट डायरेक्शन आएगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये किसका डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन के रिस्पेक्ट में विंड जाएगी उसी डायरेक्शन में स्मोक, तो स्मोक भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब बेटा आपको मान लीजिए ये एंगल निकालना है अल्फा, ठीक है, या आप ये एंगल निकालना चाहो थीटा, आप इनमें से कोई भी एक एंगल निकाल सकते हो। मान लीजिए मैं थीटा निकालता हूं, ठीक है, थीटा निकालोगे तो आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर, तो बेटा ये वाली साइड तो 6 है, ये वाली 8 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 यानी 3 डिवाइडेड बाई 4, और बेटा थीटा की वैल्यू इसका मतलब 37 डिग्री आ जाएगा।
अब थीटा 37 डिग्री है तो इसको आंसर में कैसे रिपोर्ट करेंगे? दो तरीके से लिखा जाता है बेटा, लिखा जाएगा। अब इसको साउथ वेस्ट बोलना गड़बड़ हो जाएगा। साउथ वेस्ट कब बोल सकते थे बेटा कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा? किसी को आइडिया है? बेटा साउथ वेस्ट तब बोल देते, हाँ, जब 45 डिग्री होता है। बिल्कुल, अभी साउथ वेस्ट बोलना नहीं सही रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि साउथ और वेस्ट के बीच में है, लेकिन एग्जैक्टली बीच में नहीं है, उन दोनों के बीच में है। तो आपको इस तरह से लिखना सही रहेगा, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। बच्चों जो मैंने आपको बताया था उससे जरा कंपेयर करिए। 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो सबसे पहले आपका ध्यान किस में गया? वेस्ट में गया ना, वेस्ट में गया। और वेस्ट से आप दो तरीके से जा सकते हो, एक तो नॉर्थ की तरफ जा सकते हो, साउथ की तरफ जा रहे हो, तो ये 37 डिग्री किधर जाना चाहिए? साउथ, है ना? तो वेस्ट से 37 डिग्री साउथ, बोलिए सही है? अब आप बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा अब आपको, ठीक है? अगर बेटा ये 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री होगा, सही है ना? तो जैसे मैंने ये लिखा है, अब आपको बताना है कि मैं यहां पे 53 डिग्री फिल इन द ब्लैंक ऑफ, क्या लिखना चाहिए बेटा? वेस्ट ऑफ साउथ। समझ में आया बेटा? साउथ से 53 डिग्री वेस्ट की तरफ, ठीक है? तो ये बच्चों दो तरीके से आपके ऑप्शंस जो आएंगे ना, इनमें से 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट या 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन लिखा हुआ हो सकता है, तो फिर आपको वैसे ही क्लिक करना है, वैसे ही पिक करना है अपना ऑप्शन। समझ में आ गई बात? बोलिए बेटा। हाँ कर। मतलब उससे उल्टा हो गया। अच्छा, आपने कैसे किया था? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो देखिए सही आएगा। मैं आपको वेक्टर से करके दिखा देता हूं। वेलोसिटी ऑफ विंड किधर है? विंड गोज टुवर्ड्स साउथ, तो वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किधर है? ईस्ट है। ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है। आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ विंड में ऐड कर दो माइनस करके वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी करके ट्रेन का ऐड करोगे तो इधर हो जाएगा। ऐसे ही आना चाहिए, है ना? तो देखो सही आ रहा है अपना, ठीक। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, नया चैप्टर है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बच्चों मोशन इन अ प्लेन हमारा खत्म हो गया है। जितने पॉसिबल वेराइटीज हो सकते थे, जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे, सारे बता दिए। सर्कुलर मोशन के लिए परेशान मत होइएगा, सर्कुलर मोशन मैं आने वाले समय में पढ़ाऊंगा आपको। बोलिए। इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लिया? किस चीज को? -8i, तो बेटा 8i, तो -8i का मतलब हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में ना, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लोगे ना, ईस्ट की तरफ लोगे तो प्लस एक्स एक्सिस हो जाएगा। हेडिंग डालिए बच्चों, नया चैप्टर है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बच्चों आज इतनी सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे इनर्शिया से, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फिर मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, फिर इंपल्स, और अगर समय बचेगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है? तो बिना किसी देरी के शुरुआत, बोलिए। हाँ हाँ, वो सर्कुलर मोशन का है बेटा, सर्कुलर मोशन मैं आपको पढ़ा दूंगा आने वाले समय में, ठीक है? एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन में एनसीईआरटी में भी मोशन इन अ प्लेन में गिवन है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर के साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन का मोस्टली वर्क एनर्जी पावर में रोल है, तो वहां एक साथ सब पढ़ा देंगे। तो अगर हाँ बच्चों, अगर डीपीपी में आपके सवाल फंस जाते हैं
कहीं पे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन दिख जाए तो घबराना नहीं है, आप उनको मार्क कर लीजिए। सर्कुलर मोशन हो जाएगा तो वापस से आके उनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। किसमें बेटा? टेस्ट में। वैसे आपके जो प्लानर है ना उसमें मेंशन है नहीं सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अगर टेस्ट में आएगा तो मैं उस टेस्ट से पहले आपको बता दूंगा, ठीक है। आप मुझे याद दिला दीजिएगा, अगर आपके सिलेबस में दिख जाए सर्कुलर मोशन तो एक आध सेशन की बात है, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है, चलेगा। इसमें बहुत सारे डाउट हैं मोशन इन प्लेन में। सब क्लियर हो गए? अरे थैंक यू, धन्यवाद आपको। तो अच्छा, सर्कुलर मोशन के लिए आपको घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, मास्टर भागेगा नहीं, मास्टर सब चीजें कराएगा, समय दीजिएगा बस। क्या रहता है कि वर्क एनर्जी पावर में आप लोग को याद होगा, आप लोग तो पढ़ चुके हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कुलर मोशन आता है ना पूरा, उसमें हम लोग वेलोसिटी सब कैलकुलेट करते हैं, याद है तुम लोग को? ये तुम लोग को याद नहीं है क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन? कोई बात, चलिए कोई बात नहीं। वो √5 GR नहीं पढ़ते हो कि कम से कम कितनी स्पीड देंगे वो पूरा सर्कल कर ले? हाँ, तो वहां पे सर्कुलर मोशन वापस से आता है ना, तो वो एक साथ ही पढ़ा देंगे पूरा कंटिन्यूएशन में, तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इनर्शिया फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ, और इंपल्स, ये कोशिश करेंगे कि इतने टॉपिक आज कवर कर लें। थोड़ा सा तुम लोग का भी साथ चाहिए होगा। चलो जल्दी से बता दो मुझे, एरिस्टोटल्स फैलेसी क्या होती है? क्या थी एरिस्टोटल्स फैलेसी? किसी बच्चे को याद हो, कोई बताना चाहे, व्हाट वाज एरिस्टोटल्स फैलेसी? एब्सोल्युटली। जैसे बच्चों मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं आपको एरिस्टोटल का प्रिंसिपल बता रहा हूं, या एरिस्टोटल ने क्या स्टेटमेंट दिया था वो बता रहा हूं। वो सही है या गलत है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एरिस्टोटल बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे, है ना। उन्होंने आसपास अपनी चीजों को ऑब्जर्व किया, और उन ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक स्टेटमेंट में दिया कि अगर आप चाहते हो कि कोई चीज चलती रहे, उन्होंने बोला था अगर आप चाहते हो कि कोई चीज मूव करती रहे, चलती रहे, है ना, इवन विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहे, तो तभी पॉसिबल है जब आप उसको कंटिन्यूअसली उस पर फोर्स लगाओ या उसको पुश करते रहो, ठीक है। अगर आप पुश करना बंद कर देंगे तो वो फिर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप चाहते हो कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहे या यूनिफॉर्म मोशन करता रहे, तो आपको उस पर कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई बच्चों? एरिस्टोटल का स्टेटमेंट क्या था? क्लियर है सभी को? अब मुझे बता दो, ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए था? गलत। क्यों? क्यों लग रहा है आपको गलत? क्यों? एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रुक जाएगी, और कोई? ठीक है, ठीक है। और बच्चों ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे, है ना, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा? बोलिए सही है ना? एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। अब एरिस्टोटल ने, देखिए उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया होगा, क्योंकि एरिस्टोटल अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते थे। तो अब जैसे हमारे फ्लोर पे मान लीजिए कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, अब अगर आप उसको मूव कराना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, आप उसको पुश करोगे तो मूव करेगी ना, बोलिए। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए बच्चों, ग्राउंड में रहता है फ्रिक्शन, बोलिए सही है ना, और ये फ्रिक्शन इस फोर्स के बराबर हो जाता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअस वेलोसिटी से मूव करती है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों आप सभी को? जैसे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, अब जो फ्रिक्शन है वो भी 10 न्यूटन है, तो जब बच्चा दोनों 10 न्यूटन है तो नेट फोर्स 0 हो गया, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो एरिस्टोटल को फ्रिक्शन उन्होंने काउंट नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ये बोल दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप यूनिफॉर्म मोशन कराना चाहते हो तो उस पर कंटिन्यूअसली आप उसको ऑब्जेक्ट को पुश करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट उनका सही नहीं था। तो एरिस्टोटल्स फैलेसी हेडिंग डालिए बच्चों आप लोग सभी ने, मैं लिखवा देता हूं इसमें एक दो लाइन। लिखिए, लिखिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल,
we need to push an object बच्चों मैंने क्या बोला, एक बार फिर से स्टेटमेंट कोई बता दे, मैं भूल गया क्या बोला। According to Aristotle, in order to in order to in order to maintain uniform motion, अगली लाइन लिखिए बेटा। The statement was not true. Statement was not true because in order to maintain uniform motion. आगे क्या बोला था? The statement was not true because force produces acceleration. Statement was not true because force produces acceleration. फुल स्टॉप। तो बच्चों ये एरिस्टोटल्स फैलेसी थी। अगला, अगली हेडिंग डालिए बच्चों, इनर्शिया। नेक्स्ट हेडिंग इनर्शिया। आप में से कोई बच्चा इनर्शिया समझाना चाहे, बताना चाहे, जो कुछ भी पता है, सही गलत परेशान मत हो, बताओ। कोई भी चीज या तो रेस्ट करना पसंद करेगी और कोई चीज मोशन में रहना पसंद तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, बात आपकी सही है, बट इनर्शिया क्या होता है बेटा? It opposes any force. Opposes the motion. हाँ, property of object which resist change coefficient. प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट Which resist and in ठीक है, Tendency it opposes any change that is made. बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इनर्शिया बच्चों टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने की। ठीक है, जो जिस परिस्थिति में है ऑब्जेक्ट उसी परिस्थिति में रहना चाहता है, तो इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी है। ठीक है, तो अब जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास खाली समय है ना, और आपके पेरेंट्स जो हैं वो बोल के गए कि बेटा पढ़ाई करना घर पे। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को बुला लिया घर पे, आप और अपने फ्रेंड मूवी देख रहे हो आप। ठीक है, अब मूवी देख रहा हो, लास्ट सीन है, बस हीरो जो है मारने वाला है विलेन को, बिल्कुल एकदम क्लाइमैक्स वाला सीन चल रहा है। अब उसी समय पेरेंट्स आ जाते हैं, है ना, तो वो जो आपके मतलब आपकी इच्छा नहीं होती ना कि मूवी बंद करें, टीवी बंद करें, है ना, वो जो आपकी टेंडेंसी है कि उसको कंप्लीट करना, उसको खत्म करना, ठीक है, वो टेंडेंसी कहलाती है इनर्शिया। ठीक है, कि आप जो चीज कर रहे हो वही करते रहना चाह रहे हो। ठीक है, सो दैट
टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इनर्शिया, उस टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया कोई मतलब ऐसी फिजिकल मतलब क्वांटिटी नहीं जिसको मेजर करो, इनर्शिया को मेजर करते हैं हम लोग मास से। हम ऐसा बोलते हैं कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रहेगी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने की, ठीक है। तो मैं इसमें एक दो लाइन लिखवाता हूं बच्चों, आप लिख लीजिए जल्दी से। इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, inertia is tendency of any object to maintain inertia is tendency of any object to maintain its state of rest, to maintain its state of rest, to maintain its state of rest or state of motion, inertia of any object is its tendency to maintain state of rest or state of motion, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग तीन कैटेगरी में इनर्शिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप तीनों का एक एक मुझे एग्जांपल देंगे, ठीक है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा कोई बता सकता है बच्चा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एब्सोल्युटली। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कोई एग्जांपल बच्चों आपके दिमाग में आता हो? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ, गाड़ी पे आप बैठो, गाड़ी अचानक से चलना शुरू कर दे तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, है ना? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, एब्सोल्युटली। या बच्चों आप कभी कभार जैसे कपड़े धुलते हैं, फिर उनको निचोड़ के पानी निकालते हैं, फिर आप उसको छिटकते हैं ना ऐसा, तो वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। आप इसको ऐसा झटकते हो तो जो कपड़ा है वो तो नीचे आ जाता है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में ही रह जाती हैं, ठीक है। तो वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल, ठीक है। तो ये सारी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बच्चों क्या होगा कि ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे रहेंगे और अचानक से आप प्लेटफॉर्म हटा लोगे, है ना। जैसे कपड़े झटकते समय या गाड़ी पे आप बैठे हो तो गाड़ी अचानक से चल दे तो आपका अपर बॉडी जो है वो तो रेस्ट पे है और लोअर बॉडी गाड़ी के साथ मूव कर जाता है, तो आप पीछे की तरफ ऐसा झुक जाते हो। दैट इज अगेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन का कोई एग्जांपल बच्चों आपके सामने आ रहा हो दिमाग में? इनर्शिया ऑफ मोशन, हाँ, गाड़ी चल रही है, आप अचानक से ब्रेक लगा दो तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो। हाँ, बस से उतरते वक्त भी इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा कि ट्रेन या बस जा रही है और आप चलती बस से उतर जाओ तो आप लड़खड़ा के गिर जाते हो ना, क्योंकि आप आपका लोअर बॉडी या आपकी पूरी बॉडी मोशन में है और जमीन रेस्ट पे है, तो जब आप उससे इंपैक्ट करते हो तो फिर आप गिर जाते हो। तो ये दोनों एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कोई एग्जांपल बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कोई टर्न ले रहा है, मान लीजिए आप कार में बैठ के टर्न ले रहे हैं, आप मान लीजिए लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहे हैं, ये आपकी कार है, आप इधर से जाके ऐसे टर्न ले रहे हैं, तो बताइए बच्चों आप किधर लीन करेंगे? इस तरफ लीन कर जाएंगे या राइट के साइड लीन कर जाएंगे? राइट के साइड लीन कर जाएंगे। उसका कारण ये है बच्चों कि जब आप ऐसे टर्न कर रहे हैं ना, ऐसे टर्न कर रहे हैं, तो हम जो गाड़ी में बैठे हुए हैं हमारी टेंडेंसी है सीधा जाने की, पर गाड़ी हमें इधर ले जाना चाहती है और हम सीधा जाना चाहते हैं, तो हम दरवाजे की तरफ राइट के साइड में हम लोग लीन कर जाएंगे इस केस में। जब गाड़ी लेफ्ट की तरफ मुड़ रही होगी तो हम राइट की तरफ लीन कर जाएंगे और जब राइट की तरफ मुड़ रही होगी तो हम लेफ्ट की तरफ लीन कर जाएंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है बच्चों? लिख लीजिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, there are three types of inertia. बोलिए, क्या फील नहीं है भैया?
कौन सी वाली का फील नहीं आया? रेस्ट का फील नहीं आया तुमको? चलो एक और एग्जांपल बताएंगे। लिखा बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहले हेडिंग डालिए बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब बच्चों इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं है, आपको एग्जांपल की मदद से ही समझाना होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। बच्चों ये एक बहुत फेमस एग्जांपल है। कार्डबोर्ड रख दो ग्लास के ऊपर और उसके ऊपर कॉइन रख दो, ठीक है। आप अचानक से कार्डबोर्ड खींच दोगे तो कॉइन नीचे आके गिर जाएगा, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जैसे कॉइन रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही मेंटेन रहा, आपने कार्डबोर्ड खींच दिया है ना, और ये कॉइन रेस्ट पे ही रहा और नीचे आके गिर गया, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। दूसरा हेडिंग, दूसरा बच्चों लाइन लिख दीजिए। अच्छा, इसमें आप एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल लेना चाहे तो बच्चों ये कार्डबोर्ड ग्लास का ले सकते हैं, या आप ऐसा लिख सकते हैं। आपको सबको अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि गाड़ी अचानक से एक्सेलरेट कर जाए आगे की तरफ, वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल, हम पीछे झुक जाते हैं, दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बच्चों इसको एक आप एग्जांपल लिख लो कोई भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, चाहो तो डायग्राम बस बना लो, वो भी चलेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन बच्चों, दूसरी हेडिंग डालिए या दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इनर्शिया ऑफ मोशन। आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल के अलावा केवल एग्जांपल। इनर्शिया ऑफ मोशन बच्चों दूसरा पॉइंट डाल दीजिए और इसमें लिख लीजिए, एग्जांपल में बोल देता हूं। हाँ, व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, when driver applies brake, we bend forward. When driver applies brake, we bend forward. तो बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है। ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो क्या होता है बच्चों, जो जैसे सीट है, सीट के कांटेक्ट में हमारा लोअर बॉडी है, तो वो लोअर बॉडी रेस्ट पे आ जाता है। बट जो अपर बॉडी है वो तो मूव करते रहता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना। तो अपर बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट बॉडी। अब जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो लोअर बॉडी रेस्ट पे आती है, तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, क्योंकि अपर बॉडी तो आपका मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो आप ऐसा लीन फॉरवर्ड हो जाते हो, आप आगे की तरफ झुक जाते हो, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका एग्जांपल लिखिए बच्चों। व्हाइल टेकिंग टर्न, इसका एग्जांपल लिख लीजिए बेटा। व्हाइल टेकिंग टर्न on a curved road, while taking turn on curved road, while taking turn on a curved road, we lean outwards, we lean outwards। और बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कोई एक आध एग्जांपल और आपके दिमाग में आ रहा हो तो बता सकते हो आप। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक तो ये हो गया कि आप टर्न ले रहे हो और लेफ्ट की तरफ ले रहे होगे तो आप राइट की तरफ झुक जाओगे, दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एकदम सही है। और कोई एग्जांपल आ रहा हो बच्चों? जैसे मान लो बच्चों आप धागे से बांध के पत्थर घुमा रहे हो, ठीक है। धागे से बांध के पत्थर घुमा रहे हो और अचानक से धागा टूट जाए, तो फिर बच्चों क्या होगा, पत्थर अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करता हुआ टेंजेंशियली चला जाएगा ना। वो भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जांपल है। तो बच्चों होपफुली आप सभी को
इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही है ना? Yes, sir. चलिए हाँ, एक बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों, थोड़ा सा पढ़ लीजिए और आंसर बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन बी, इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया होगा बच्चों? मोशन, डायरेक्शन, रेस्ट? हाँ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा बच्चों इसका रीजन, ठीक है। चलिए, ठीक है, अगली हेडिंग डालिए बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बच्चों किसी को पता है फर्स्ट लॉ, और बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकते हो आप। बहुत आसान सा है, कोई बताना चाहे बच्चों? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। What is that? Body of this object in the body of is creating the rest of object, the motion have the Uh-huh. the motion. That if a body is rest, it will mean the body is more. ठीक है, until Unless the It force the applied. force applied Until the force. ठीक है। देखो बच्चों, पहले मैं इसको आपको समझा देता हूं, फिर लिखवा दूंगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है, एक्चुअली इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो जो इनर्शिया है ना, वही लॉ है, ठीक है। जो इनर्शिया की डेफिनेशन है वही मोर और लेस वही लॉ है। देखिए मैं बोलता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, अनलेस वी अप्लाई सम अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट पे, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगा। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है तो वो खुद ब खुद इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा। आपको अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा। बच्चों सबको क्लियर है ना? फर्स्ट लॉ लिखवा दूं जल्दी से, लिखिए, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, object at rest will remain at rest. Object at rest will remain at rest. Comma, object in uniform motion, object in uniform motion, object in uniform motion will continue uniform motion unless unless object at rest will remain at rest, comma, object in uniform motion will continue uniform motion unless some external
unbalanced force is applied unless some external unbalanced force is applied. सर बोलिए बेटा। फोर्स का क्या मतलब हो रहा है? क्या क्या बोलिए। देखिए बच्चों, इसी पे एक सवाल है। अच्छा, इस मोमेंट, हाँ हाँ, अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब फोर्स अनबैलेंस होना चाहिए। बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो मतलब नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना फिर वो, ठीक है। फोर्स अनबैलेंस होना चाहिए। पूछा है बच्चों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पांच स्टेटमेंट लिखे हैं बच्चों, आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा वाला? सेकंड वाला। हाँ, द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लिनियर मोशन बोथ इंप्लाई जीरो एक्सेलेरेशन। बच्चों ये और नहीं है, ऑफ नहीं है, और है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लिनियर मोशन बोथ इंप्लाई जीरो एक्सेलेरेशन, बिल्कुल सही बात है। द नेट फोर्स इज नीडेड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ये बच्चों किसका स्टेटमेंट था? हाँ, एरिस्टोटल का स्टेटमेंट था, और ये यही स्टेटमेंट एरिस्टोटल्स फैलेसी कहलाती है ना। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज। बच्चों ये सही है क्या, तीसरा वाला? ये सही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं बच्चों, पर इतना आप लोग सारे जानते हो कि इसको, ये कौन सा लॉ है बच्चों न्यूटन का? हाँ, न्यूटन का सेकंड लॉ है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप सारे जानते हो, सही है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। चलो बच्चों, अगली हेडिंग डाल लीजिए, मोमेंटम। पूछिए पूछिए। हाँ 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 हाँ। अच्छा, सवाल ये था कि एक्सेलरेशन विल चेंज, एक्सेलरेशन विल चेंज। अच्छा, मतलब एक्सेलरेशन इनमें से क्या चीज चेंज कर देगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन? एक्सेलरेशन ऑफ हाँ। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, मतलब कब एक्सेलरेशन चेंज होगा? अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो बेटा देखो, एक तो मेरे दिमाग में अपना सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ते हैं ना। सर्कुलर मोशन का चलो अभी मैंने तो पढ़ाया नहीं, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है हर जगह। तो सर्कुलर मोशन में अगर आपको बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है ना, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज होता है ना। पहले पार्टिकल यहाँ है, फिर पार्टिकल यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरह से। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी लगातार चेंज होता है ना। तो एक्सेलरेशन चेंज होगा अगर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा हो तो, सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो भी वैसे एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। हाँ, मे और मे नॉट भी, हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं। एक्चुअली ये नहीं नहीं, इस पे झगड़ा नहीं करते हैं। देखिए, मैं वैसे तो थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वेलोसिटी का अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर लगातार चेंज होगा तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन लगातार चेंज होगा, ठीक है।
है ना। और स्पीड को चेंज होने, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड को चेंज होने के लिए एक्सेलरेशन का चेंज होना जरूरी नहीं है। मैं उसका एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट की तरफ, तो इसकी स्पीड लगातार चेंज होती रहेगी ना, 0, 2, 4, 6, लेकिन एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज होने के लिए एक्सेलरेशन का चेंज होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। लेकिन सर ये ऑप्शन में सर गलत दे रखा है। क्या दे रखा है उन्होंने? ऑप्शन में सर दो सर इन्होंने देखा सर इसमें ऑलवेज थोड़ी ना दे रखा है। अब वो, हाँ, अब ये शब्दों का खेल है भाई, कि मतलब सवाल क्या कह रहा है कि मे और मे नॉट बी, या ऑलवेज, या कुछ भी ऐसा है। इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी कब कब चेंज ठीक। होगा, जब मैग्नेटाइज होगा तो ऑब्वियसली होगा ही। एक काम करते बेटा, आप टुवर्ड्स द एंड ना, लास्ट के 5 मिनट बचे हो, आप एक एग्जैक्ट सवाल पढ़ देना, मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप लोगों ने क्या हेडिंग डाला है अगला? मोमेंटम। हाँ, अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, मोमेंटम। अब बच्चों देखिए, आप सभी को पता है मोमेंटम, मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा फिर भी कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जो आपको थोड़ा सा इस बात का आइडिया देंगे कि यार ये क्वांटिटी डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। चलो बच्चों, तुम मुझे सारे बता दो कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से। हाँ, सही है ना बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना? यस सर। ठीक है। और बाकी बच्चों आप वो तो लिख ही सकते हो, MLT -1 डायमेंशन हो जाएंगे, है ना? तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि यार ये हमें जरूरत क्यों पड़ी है क्वांटिटी की, क्या बिना मोमेंटम के काम नहीं चल सकता था क्या? तो देखिए बच्चों, जरूरत इसलिए पड़ी मोमेंटम की, उसको मोमेंटम का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं आपके सामने 2 केसेस लूंगा। बच्चों मान लीजिए आपके सामने एक 50 ग्राम की चीज आ रही है बच्चों, एक 50 ग्राम की चीज आ रही है, ठीक है? और एक मान लीजिए बच्चों 5000 किलो की एक चीज आ रही है, ठीक है? एक 50 ग्राम की चीज आ रही है और एक 5000 किलो की चीज आ रही है, ठीक है? और आप मान लीजिए यहां पे दोनों के टारगेट पे हो आप बताओ इनमें से किस चीज से टकराने पे आपको ज्यादा चोट लगेगी, 50 ग्राम से या 5000 किलो से? 5000 किलो से या बच्चों 50 ग्राम से? बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों अगर आप में से, जैसे जनरली बच्चों का आंसर क्या रहता है कि सर 5000 किलो, ठीक है? उसके बाद मैं उनको बोलता हूं कि अच्छा बेटा, इसकी स्पीड है 0.0000000001 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल स्लोली मूव कर रहा है, और इसकी स्पीड है बच्चों 1000 मीटर पर सेकंड, है ना? आप ऐसे मान लो कि एक ट्रक आ रहा है ना, और वो बहुत बिल्कुल कुछ भी स्पीड नहीं है उसकी, और वो आपको बिल्कुल 0.00001 मीटर पर सेकंड से आके वो आपको टच करता है, तो आपको कुछ पेन ही फील नहीं होगा। लेकिन वहीं बच्चों बुलेट, ट्रक के कंपेरेटिवली बुलेट का मास तो बहुत कम है ना, लेकिन अगर फायर होकर बुलेट हिट करेगी तो उसका पेन तो बहुत ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो कोई ऑब्जेक्ट कितना इंपैक्ट क्रिएट करेगी वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, केवल एक से बता नहीं सकते हैं। और वो 2 चीजें कौन कौन है? एक तो उस ऑब्जेक्ट का मास और दूसरा वेलोसिटी, ठीक है? तो ऐसी एक क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ा जो इन दोनों क्वांटिटीज का ध्यान रख पाए, और वो क्वांटिटी क्या थी? मोमेंटम। बोलिए सही है? लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए मोमेंटम, नीचे एक लाइन में लिखिए बच्चों, इंपैक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट impact of any object can be explained impact of any object can be explained by its mass and velocity. Impact of any object can be explained
by its mass and velocity. That's why we defined momentum. हाँ, impact of any object can be explained by mass and speed. बच्चों अगर वेलोसिटी बोला है तो कंफ्यूज मत हो जाना, मास एंड वेलोसिटी या मास एंड स्पीड. That's why we define momentum. अब बच्चों 3 लाइनें लिख लीजिए. वेक्टर p बराबर m इंटू v, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन mlt -1. ठीक, जिन बच्चों ने लिख लिया है अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, फोर्स. बोलिए. मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट. मतलब नहीं समझा, फिर से पूछिए. मोमेंटम जैसे इसमें मास स्केलर है और वेलोसिटी हाँ, वेक्टर हो, राइट. तो सर इसका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट था. बेटा डॉट और क्रॉस किन के बीच में होते हैं? दोनों वेक्टर्स दो वेक्टर्स. राइट. मास तो वेक्टर नहीं है ना. हाँ, चलिए बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, फोर्स. अच्छा बच्चों, न्यूटन के सेकंड लॉ के टर्म्स में आपको फोर्स नहीं बताना है. न्यूटन का सेकंड लॉ का यूज नहीं करना है फोर्स को डिफाइन करने के लिए. कोई और आप डेफिनेशन जानते हो फोर्स की तो मुझे बता दीजिए कि फोर्स क्या होता है. नहीं, वो तो न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है ना, उसका यूज नहीं करना है. उसके अलावा अगर कोई तरीका आपको पता है फोर्स को डिफाइन करने का, छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते. फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट. ठीक है, चलिए बच्चों, फोर्स हम लोग बिल्कुल बेसिक वाली डेफिनेशन हम लोग जो क्लास 8th 9th में पढ़ते वही डेफिनेशन पढ़ेंगे. फिर जब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो फिर उसमें मैं और फोर्स के बारे में थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करूंगा. फोर्स इज पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स. लिख लीजिए बच्चों एक लाइन में, पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट. पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट push or pull on any object is called as force. बच्चों इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं फोर्स के, जैसे पुश और पुल अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे उसके. फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल सही बात है. डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, रेस्ट पे है तो मूव करने लगेगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी. बोलिए सही है. ठीक है, तो कुछ इसमें से कुछ इफेक्ट्स बच्चों मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं. आपको लिखना नहीं है बच्चों, ठीक है, मत लिखिए, ये फालतू में बहुत ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है. अगर आप चाहो तो एक एक मतलब एक एक वर्ड में कॉमा करके लिख लो. इट मे चेंज स्पीड ऑफ अ बॉडी, बिल्कुल सही बात है ना. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, स्पीड चेंज होगी. इट मे चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन आएगा. इट मे चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, दोनों काम कर सकते हैं साथ में, है ना. इट मे चेंज साइज और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को भी बच्चों चेंज किया जा सकता है. अच्छा देखो, अगर नेट फोर्स 0 है ना तब भी शेप और साइज को चेंज किया जा सकता है ना. जैसे बच्चों आप मान लो स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग में दोनों साइड से आप इधर से एफ फोर्स लगाओ, इधर से एफ फोर्स लगाओ, क्या बच्चों स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाएगा अगर दोनों साइड से इस तरह से एफ फोर्स लगाएंगे तो? बोलिए. या कंप्रेस करोगे तब भी इसका शेप चेंज हो जाएगा. लेकिन ये बच्चों अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ इस स्प्रिंग का नेट फोर्स कितना है तो आंसर क्या करोगे आप?
जीरो। तो बच्चों शेप चेंज होने के लिए जरूरी नहीं है कि नॉन जीरो फोर्स ही हो, जीरो फोर्स भी शेप को चेंज कर सकता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो, स्पीड चेंज हो, या दोनों हो, मतलब डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो, उसके लिए आपको नॉन जीरो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। शेप चेंज करने के लिए बच्चों जीरो फोर्स हो तब भी शेप चेंज हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नॉन जीरो फोर्स से तो हो ही सकता है शेप चेंज, पर अगर जीरो फोर्स हो तब भी शेप चेंज हो सकता है। इसमें किसी को कोई तकलीफ या कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? क्लियर है? बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगली हेडिंग डालिए, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, कोई बताना चाहेगा बेटा न्यूटन सेकंड लॉ? एक्चुअली बच्चों फोर्स हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स, उसके इफेक्ट्स देख लिए। अब फोर्स कैलकुलेट कैसे किया जाए ये तो समझ में आ गया कि फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है ना, ये सब चीजें समझ में आ गई। लेकिन फोर्स कैलकुलेट कैसे किया जाए, उसके लिए न्यूटन ने लॉ दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे के डीपी बाई डी टी, और कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों हमारे लिए 1 आती है ना, के की वैल्यू 1 है, तो जो फोर्स बन जाता है वो हो जाता है डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब बच्चों यहां से दो चीजें हैं, जरा दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए, दोनों पे बेस में सवाल कराऊंगा आपको। तो फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, दो चीजें बच्चों, एक तो डी डी टी, आप अगर मोमेंटम की बात करो तो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है बेटा, अगर मास कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, तो बच्चों अगर मास कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा m टाइम्स dv बाई डी टी। और dv बाई डी टी क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है, बोल दो जल्दी से, व्हाट इज dv बाई डी टी? एक्सेलरेशन। तो f बराबर ma ये बन जाएगा। ठीक है, तो फोर्स की बराबर वैल्यू हो जाती है मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों जब ये फॉर्मूला लिखते हैं तो इसके बैकग्राउंड में कंडीशन होती है कि मास कांस्टेंट है, जो कि आपके 99% सवालों में मिलता है कि मास कांस्टेंट है। कुछ सवाल बच्चों होंगे जहां पे मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, मैं उसके कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा आपको। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो बेटा देखिए F बराबर आप लिखेंगे डी डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मान लीजिए बच्चों मास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों तो v बाहर आ जाएगा, तो F बराबर बन जाएगा v dm बाई डी टी। ठीक है, dm बाई डी टी क्या हो गया बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ठीक है, जिस रेट से मास चेंज हो रहा हो इनटू वेलोसिटी। अगर सर दोनों कांस्टेंट ना हो, मास और वेलोसिटी, फिर क्या होगा? तो बच्चों फिर बेसिक डेफिनेशन आप यही यूज करेंगे, F बराबर डी डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। लिख लीजिए बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। अच्छा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसमें एक दो पॉइंट नोट करके लिखवाऊंगा। डन है? ठीक, ठीक। नोट करके लिख लीजिए बच्चों इसमें, सेकंड लॉ। हाँ लिखिए लिखिए। ठीक है लिखिए बच्चों, सेकंड लॉ हमें फोर्स कैलकुलेशन का तरीका बताता है। सेकंड लॉ हमें फोर्स कैलकुलेशन का तरीका बताता है। सेकंड लॉ हमें फोर्स कैलकुलेशन का तरीका बताता है। चलिए बच्चों, ये रहा पहला सवाल, गड़बड़ नहीं करिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 1 मिनट तक वेट करेंगे बच्चों, फिर डिस्कशन।
हो गया बच्चों, सबका हो गया? ठीक ठीक। बोला गया बच्चों, फोर्स ऑफ दिस मच न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी। तो बच्चों मास बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बच्चों यहां से निकालेंगे तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 36, -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, +10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और डिवाइड कर देंगे √2 से। जब बच्चों आप इसको देखेंगे तो देखो 36 और 64 ये 100, 100 और 100 200 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 10√2 बचेगा डिवाइड बाय √2, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 kg। कितने बच्चों का सही आ गया था हाथ उठाइए एक बार, 10 kg। वेरी गुड। अगला सवाल बच्चों सेम कॉन्सेप्ट पे, मैं सवाल का वो ड्रॉ कर देता हूं डायग्राम। सर 5√3 आंसर। A force of 50 Newton acts in the direction shown in the figure. Mass of the block is 5 kg. Resting on a smooth horizontal surface. Find acceleration. बच्चों 5 किलो का ऑब्जेक्ट है और इस तरह से 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, ग्राउंड पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। बेटा बिना डायरेक्शन के डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे आंसर। 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड। ओके, मीटर पर सेकंड इसको 8 मीटर पर सेकंड। 8, 6 दो आंसर आए हैं, ठीक है। ठीक, 8 मीटर पर 8 आ रहा है। चलिए देखते हैं बच्चों। अच्छा आप ये बताइए बच्चों, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? एक्स कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात है, हॉरिजॉन्टल वाला। बच्चों अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा, तो क्या बेटा ये 53 डिग्री हो जाएगा? ये 37 तो बेटा ये 37 होगा, ये 53 डिग्री हो जाएगा, बोलिए सही है? तो अगर बेटा ये 50 न्यूटन है और ये 53 डिग्री, तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 50 cos 53 डिग्री, सही है ना? तो 50 और cos 53 डिग्री हो जाएगा बच्चों 3/5। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये 30 न्यूटन आएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलो, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा फोर्स, फोर्स हमारा 30 है, मास 5 है बच्चों, आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 नहीं आएगा बच्चों, 6 आएगा। कितने बच्चों का 6 आ गया था हाथ उठाओ। कहां गड़बड़ हुई थी बच्चों, 8 वाले कहां गड़बड़ किए? सर इसको 50 न्यूटन को अगर हम साइन से लेते हैं नीचे वाली पे, अगर हम नीचे इसका कंपोनेंट लेते हैं 50 साइन से करके, ठीक है, बोलिए। हाँ तो वो साइन 53 का कंपोनेंट साइन 50 साइन 37। सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ तब भी आ जाएगा। आप जैसे मान लो यहाँ पे 37 ले लो और आप बोल दो 50 साइन 37, तो भी आंसर सही आएगा, ठीक है। या तो आप 50 cos 53 बोल दो तो भी आंसर सही रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका कोई रोल नहीं है, आप इसको 50 साइन 53 बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ पुश करेगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ में जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 50 cos 53 है, तो 50 cos 53 की वैल्यू 30 न्यूटन आ गई, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो 6 आ जाएगा। अब ठीक है, अभी भी किसी को समस्या है क्या बच्चों? ठीक है, और सवाल देखिए बच्चों, बहुत आसान है, गड़बड़ नहीं करिएगा। चलिए फिर से लगा दूंगा, आप पहले ये सवाल बताइए। बच्चों आ रहा है किसी का आंसर ये? एक्सेलरेशन पूछा है बेटा, नॉर्मल पूछता तो फिर करते। हाँ फोर्थ ऑप्शन बोला बच्चों, ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद स्पीड u, सैंड फॉल्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ dm by dt
वेयर m इज द मास ऑफ द सैंड, सैंड लिखा हुआ बच्चों, सैंड है, ठीक है। द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द बेल्ट। बच्चों मैंने आपको न्यूटन के दो स्टेटमेंट बताए, एक तो जब मास कांस्टेंट है तो m dv by dt लगा देंगे, और जब बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है, तो क्या बच्चों u टाइम्स dm by dt होगा, बोलिए सही है। अब इसमें आप देखो बच्चों, अगर आप देखो तो डायमेंशनली बच्चों ये चीजें सही नहीं है, ठीक है, ये डायमेंशनली सही है, लेकिन इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो बच्चों ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी गड़बड़ है, ठीक है। डीएम बाई डी टी बाई यू बच्चों ये मतलब डायमेंशनली मास सॉरी फोर्स के बराबर नहीं होगा, यू डीएम बाई डी टी ये तो है ही फॉर्मूला, है ना, और ये भी बच्चों डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो केवल चौथा ऑप्शन है बच्चों जो डायमेंशनली करेक्ट है, और यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे नहीं नोट कर पाए थे, जल्दी नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल कराऊं मैं आपको। बोलिए बेटा, बोलिए। हाँ देखिए, वो ऐसा स्टेटमेंट ऐसे दिए क्या, प्लेनर नॉन प्लेनर ऐसा कुछ है क्या बेटा? सवाल क्या दिया हुआ है, तीन से ज्यादा फोर्सेस रखे हुए हैं एक ऑब्जेक्ट पे, ऐसा है? सर वो मतलब वेक्टर वाले आता नहीं, मैं एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाँ, साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल इट्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऑप्शन 1 3 न्यूटन 5 न्यूटन 10 न्यूटन, अच्छा, ऑप्शन 2 4 न्यूटन 7 अच्छा, ठीक है। न्यूटन और देखिए, हाँ मैं बता देता हूँ, देखिए तीन फोर्सेस अगर वो ट्रायंगल बना ले, है ना, कोई भी तीन फोर्सेस अगर वो ट्रायंगल बना ले तो उनका नेट रिजल्ट जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा सर? देखिए, मान लीजिए एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, ठीक है, तो इनका जो इस फोर्स और इस फोर्स का जो रिजल्ट है बेटा, क्या वो ऐसा आएगा ट्रायंगल लॉ से, है ना, एक ये, तो इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, बोलिए बेटा सही है। जैसे मैं इसको ए बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, तो सी बराबर ए प्लस बी होगा ना ट्रायंगल लॉ से, सही है, ए प्लस बी बराबर सी। तो अगर आप चाहते हो कि इनका नेट जीरो हो जाए, तो ऐसा होना चाहिए, तब जीरो होगा, ए ऐसा हो, बी ऐसा हो, और सी ऐसा हो जाए, ठीक है, तब जीरो हो जाएगा। अब जैसे आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, उन चार ऑप्शंस में से जिनसे भी ट्रायंगल बन जाएगा उनसे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब सर हमें कैसे पता चलेगा किससे ट्रायंगल बनेगा? तो देखिए बच्चों, ट्रायंगल की कंडीशन होती है कि दो साइड्स का सम, किसी बच्चे को पता है ये वाला क्या? दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे तीन साइड्स दिए हैं, तो आप उसमें से दो साइड का सम कर दो, अगर वो तीसरी से बड़ा आ जाता है तो फिर वो ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर अलग और एक क्राइटेरिया, नहीं नहीं, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। तो डिफरेंस छोटा होना चाहिए, समेशन बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बेटा जो डीपीपी का सवाल पूछ रहे थे आप, अब हो जाएगा बेटा, भैया हो जाएगा अब। हाँ, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए, नहीं आता है या एक से ज्यादा होते हैं तो फिर बताइएगा, ठीक है। हाँ, एक सवाल और कर लेते हैं बच्चों इस पे, फिर दिन की समाप्ति करते हैं। ये सवाल देखिए, दो क्वेश्चन डाल दिए सर 2.4 हाँ आ रही है दादा, कैसे निकाल लिए तुम 2.4 तुरंत? बताइए क्या कॉन्सेप्ट लगाया बेटा? अरे तुम ही बताए थे बच्चे, तुम आवाज बदल गई क्या? तुम ही आंसर बताए थे, कोई और बच्चा बताया था? 12 में तो क्वेश्चन आ सकते होगा 12 आ जाएगा 12 आ जाएगा। पॉइंट फोर 2.4 बच्चों, इसमें
आप मतलब कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? equals to u हाँ, फोर्स बराबर v dm बाई dt या u dm बाई dt, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, 2.5 आ रहा है। देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन है, 5 किलो दिया हुआ है, और इस पे ना एक वाटर जेट या ट्यूब से पानी ऐसे निकल रहा है, ठीक है। और जो पानी निकल रहा है उसकी रेट गिवन है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड है, और 3 किलोग्राम पर सेकेंड से पानी निकल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि फोर्स बराबर होता है अगर स्पीड कांस्टेंट हो और मास लगातार चेंज हो रहा हो तो v dm बाई dt। तो v की वैल्यू बच्चों 4 और मास पर यूनिट टाइम बाहर आ रहा है बच्चों 3, तो 12 न्यूटन। तो ये जो बच्चों पानी है अपने साथ, इतने किलोग्राम पर सेकंड पानी आ रहा है और इतनी स्पीड से आ रहा है बच्चों, तो इतने किलोग्राम पर सेकंड इतनी स्पीड से ये इसको टक्कर मारेगा, बॉक्स को, ब्लॉक को। तो ब्लॉक पे बच्चों फोर्स लगेगा 12 न्यूटन का आगे की तरफ। क्लियर हो रहा है क्या ये? और फोर्स 12 न्यूटन है, मास 5 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 5 एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को? ठीक है, जिनका भी 2.4 आया था बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए आज के लिए बच्चों बस इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे तो इम्पल्स और उसके आगे का डिस्कशन होगा। चलिए, थैंक यू। हाँ बच्चे आप सवाल पढ़ दीजिए एक बार, क्या है उसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट। ये सर क्वेश्चन पेपर इसका है सर, एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल हाँ changes when हाँ direction of हाँ, बाय बेटा, बाय बाय। हाँ हाँ magnitude of the हाँ speed change हाँ, both one ठीक है। up अच्छा कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 10th question 10th क्वेश्चन नंबर है। ठीक। जल्दी जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं आप। ठीक है बेटा, मैं एक बार 1 सेकंड मेरे को दे दो, मैं देख लेता हूँ। बाय। बाय बेटा, बाय। पेपर में आपको मतलब बहुत सारी गलतियां दिखती हैं क्या? सर पिछले में तो सर 3-4 क्वेश्चन गलत थे सर, इसमें 3 क्वेश्चन गलत हैं इस बार। नहीं सर सही है लगभग क्वेश्चन। केमिस्ट्री में सर 2 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में 2 गलत हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में 2। हाँ मैं एक बार इसको आपका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। देखिए बच्चों, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसका एग्जांपल है। बोलिए ठीक है ना? अब अगर बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले लीजिए, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी और एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करेंगे केवल तो भी एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो तो भी एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा बेटा। स्पीड चेंज होने से केवल एक्सीलरेशन पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ रुक जाइए, रुक जाइए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड चेंज होने से, देखिए स्पीड चेंज करने से एक्सेलरेशन चेंज होगा ऐसा कहना गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? देखिए मान लीजिए जैसे ये सिचुएशन है कि ये एक पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन इसकी स्पीड लगातार चेंज होती जाएगी, है ना?
तो स्पीड चेंज होने पे एक्सेलरेशन चेंज होगा, ये कहना गड़बड़ हो जाएगा ना ये पे, यहाँ पे तो ठीक है। वो तो ठीक है, बट सर मैग्नीट्यूड से तो होगी ना चीज। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, अब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कि अगर वेलोसिटी डायरेक्शन दोनों में से कोई भी हो गया हाँ तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, मैं आपको ना वही एग्जांपल दे देता हूं, जैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है बच्चों, एक सेकंड मुझे बोल दे दीजिए फिर आप लोग डिस्कशन कर लीजिएगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड भी लगातार चेंज हो रही है और उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल भी लगातार चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी लगातार चेंज हो रहा है। अब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, हाँ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, यूनिफॉर्म सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो वेलोसिटी ऑफ चेंजेस तो भी एक्सेलरेशन चेंज होगा। स्पीड चेंजेस, यार स्पीड चेंज सर ऐसा नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, स्पीड मेरे हिसाब से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसी मोमेंट पे हो तो स्पीड ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसी मोमेंट पे तो स्पीड है, वही तो बात है। तो अगर हाँ ऑप्शन थोड़ा सा कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होगा, राइट, तो सर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो इनिशियल और फाइनल तो चेंज हो जाएगी ना, तो फिर एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। राइट, सेकंड ऑप्शन। हाँ मैं कह रहा हूं सेकंड ऑप्शन सही है, मेरे हिसाब से थर्ड को भी इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही तो स्पीड होता है ना, हाँ तो थर्ड को भी, हाँ हाँ मेरे हिसाब से, क्योंकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन का मीनिंग एक ही है। अब जैसे इस बच्चे ने कहा कि सर हमें अगर ऐसी परिस्थिति आती तो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट क्या होगा, तो अगर आप एक और दो दोनों को सही करेंगे तो पहला वाला डायरेक्शन का ध्यान रख लेगा और दूसरा वाला मैग्नीट्यूड का ध्यान रख लेगा, तो चौथा अगर मुझसे आप पूछे 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं तो सारी चीजें कवर हो जाएं, तो चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्शन भी कवर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी कवर हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है ना। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 वो तीनों चीजें सही हैं, लेकिन 2 और 3 ऑप्शन एक ही हैं, तो चौथा ऑप्शन कह रहा है कि वो पहला और दूसरा सेलेक्ट कर रहा है, तो दूसरा सेलेक्ट कर रहा है तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जा रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही तो स्पीड है ना। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि एकदम एकदम करेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट तो चौथा बोल सकते हैं। हाँ बोलिए बेटा। सर 28 का क्या होगा? एक सेकंड मुझे देखने दीजिए। Position time graph of a uniform motion in one dimension of a body can have negative slope. सही है बेटा, assertion तो सही है। When the speed of body decreases with time, the position time graph of a moving body has negative slope. The speed of body decreases with time. जब ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज कर रही हो टाइम के साथ तो पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी हैज नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब बेटा कि पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव है, पोजीशन टाइम स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी हैज नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब देखो बेटा ऐसा हो सकता है ना, नेगेटिव स्लोप के लिए जरूरी नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, नेगेटिव स्लोप तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये ऐसा सब कुछ देखो यहाँ पे हर इंस्टेंट पे स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कहना गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं वो एक्सेप्शन के हिसाब से कह रहे हो, पर यूनिफॉर्म मोशन हाँ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, सही होगा या गलत होगा? रीजन कह रहा है स्पीड ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, स्पीड ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी हैज नेगेटिव स्लोप। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ नेगेटिव स्लोप होगा तो स्पीड डिक्रीज कर रही होगी, जैसे यहां पे देखें तो स्लोप लगातार घटते जा रहा है तो स्पीड घट रहा है। और एक नेगेटिव स्लोप का एग्जांपल ले लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्लोप बढ़ रहा हो नेगेटिव स्लोप हो, पॉजिटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप रखना है और
नेगेटिव स्लोप के साथ स्पीड बढ़ रहा हो। बच्चों पॉसिबल है ना कि ऐसा हो पार्टिकल का कि स्लोप नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी पीछे की तरफ, स्लोप नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी पीछे की तरफ, और लगातार पीछे की तरफ स्पीड बढ़ रही हो, 2 हो रहा हो, फिर 4 हो रहा हो, फिर 6 हो रहा हो पीछे की तरफ, है ना। तो पॉसिबल है बेटा, रीजन भी करेक्ट है। वेलोसिटी बढ़, नहीं, स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। रीजन तो गलत हो गया ना सर। तो इसका रीजन गलत हो, क्यों, क्या कह रहा है ये? व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, जब स्पीड बॉडी की डिक्रीज करे टाइम के साथ, और तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, स्पीड जो है बॉडी की टाइम के साथ डिक्रीज कर रही हो, तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी हैज नेगेटिव स्लोप। बच्चों नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का नेगेटिव स्लोप मतलब वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ है, और स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, और स्पीड डिक्रीज कर रही हो। तो बच्चों पॉजिटिव वेलोसिटी होके भी स्पीड डिक्रीज कर रही हो, तो रीजन मेरे हिसाब से तो गड़बड़ होना चाहिए, इसका गलत होना चाहिए। क्या दे रखा है इन्होंने? हाँ सर यही है फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, रीजन इसका गलत है बेटा, असर्शन सही है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। अब बेटा मेरा अगला क्लास है, मेरे पास 7 मिनट है, आप जाने दीजिए, फिर कल पूछ लीजिएगा। थैंक यू।